हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्लाइड सबको शो हो रही है? जी मैम। यस मैम, हो रही। ओके। मैंने आज लैपटॉप किसी और का माँगा हुआ है, मेरे लैपटॉप का ज़्यादा इशू हो गया, तो इसलिए थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी मुझे इस क्या का आइडिया नहीं है कि ये कैसे काम करेगा लैपटॉप। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसका जो रिवाइज़्ड वर्ज़न है, वो चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी जो है सिंपल एस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम सोलो टैक्सोनॉमी कहलाती है और ये बिग्स एंड कॉलेज ने 1982 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। और इसका जो पर्पस था वो सिंपल जो था स्टूडेंट के लेवल ऑफ लर्निंग्स हो या लर्निंग्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सिंपल वे में मतलब स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्क्राइब किया गया था इसमें कि स्टूडेंट्स किन-किन स्टेप्स में या किन स्टेजेस से होकर अपना जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सकता है, ठीक है? या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या है या मतलब किस तरह सिंपली और रिलायबल वे में हम उनके अंडरस्टैंडिंग को वो कर सकते हैं बेटर वे में। अच्छा जी, उसके बाद अब जो ये थे सोलो टैक्सोनॉमी में सोलो की जो स्टेजेस थी, इसमें कुछ जो स्टेजेस थी उन्हें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन उस लेवल्स को कुछ और नेम से या कुछ और उसमें डिवाइड कर दिया गया था, जो कि सरफेस लेवल कहलाता था, डीप लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब सरफेस लेवल है वो लोअर ऑर्डर स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर सोलो टेक्सोनोमी लोअर ऑर्डर स्किल्स की बात करें तो वो सरफेस लेवल है, ठीक है। और अगर डीप की बात करें तो वो सिंपल आपको आइडिया होना चाहिए कि सरफेस के बाद जो लेवल है वो डीप है। और सबसे जो हायर ऑर्डर स्किल्स जो हैं वो आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं उनकी तरफ स्टेजेस की तरफ तो हम उनको देखेंगे कि कौन-कौन से लेवल जो हैं उन स्टेजेस को कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें सिंपली एक लाइन सबसे एट द एंड बताई हुई है, मूविंग फ्रॉम आइडिया टू आइडियाज़ एंड रिलेट टू एक्सटेंड, ठीक है। सोलो का जो सिंपल पर्पस है वो सारा इस एक लाइन में बता दिया गया है कि एक सिंपल बेसिक एक आइडिया से मल्टीपल आइडियाज़ की तरफ जाना, ये सोलो टेक्सोनोमी में ही मतलब बताया जा रहा है, ठीक है? और किसी चीज़ को रिलेट करके उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देना, किसी इन्फॉर्मेशन को जस्ट रिलेट किसी एग्ज़ाम्पल से रिलेट करके और उसको फिर मज़ीद एक्सटेंड कर देना भी सोलो टेक्सोनोमी का ही काम है। अब जो लेवल्स हैं ये स्लाइड्स नहीं है इस लैपटॉप में पावर पॉइंट वगैरह का ज़रा नहीं था तो ये पीडीएफ फाइल ही है इसलिए ज़रा मुझे इसी तरीके से जाना पड़ रहा है साइट पर। अच्छा जी, प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट ये इसके लेवल्स थे। तो जो ये इसके लेवल से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं ये जैसे एक बेसिक आइडिया से मल्टीपल आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं और जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये पूरा इस हायरार्की जो है इसी चीज़ को शो कर रही है। ठीक है? अब जो हम अगर डिवाइड करें तो प्री स्ट्रक्चरल को निकाल कर बाकी जो 4 स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स यानी इन उन 4 स्टेप्स को डिवाइड किया गया है सरफेस लेवल, थिंकिंग स्किल्स में, डीप स्किल्स में और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में। पहली को छोड़कर प्री स्ट्रक्चरल को छोड़कर, ठीक है? यूनी और मल्टी जो है ये सरफेस लेवल थिंकिंग स्किल्स हैं, ठीक है? जिसे लोअर ऑर्डर स्किल्स भी कहा जाता है। और रिलेशनल जो ऑर्डर वो है स्किल है लेवल है वो डीप लेवल स्किल्स में चली जाती हैं, ठीक है? सबसे लास्ट जो है वो हायर ऑर्डर स्किल्स कहलाएगी और वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। प्री स्ट्रक्चरल आपने जब भी मैं जिस भी लेवल की बात करूँगी तो आपने इस इमेज को माइंड में रखना है। ये जो एक बना हुआ है, अभी फ़िलहाल प्री स्ट्रक्चरल में एक सिंपल सर्कल इसे आप डॉट भी कह सकते हैं, जस्ट उसे शो कर रहा है, किसी चीज़ की बेस को शो कर रहा है, ठीक है?
और उसके साथ नीचे एक लाइन है, सेंटेंस है जो उस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी ये आप ये समझ लें कि आपके सामने जस्ट आपके माइंड में एक क्लिक है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, ठीक है? आई एम नॉट श्योर अबाउट। This is the first stage where students don't really have any knowledge or understanding of the topic being studied, ठीक है? यानी यहाँ पर स्टूडेंट को किसी भी किस्म का भी कोई नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में जो उसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम स्टूडेंट को आते ही बताते हैं आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? अब स्टूडेंट को ये तो पता चल गया आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है वो क्या चीज़ है, ठीक है? वो जो स्टेज होगी स्टूडेंट की वो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज कहलाएगी, ठीक है? यहाँ पर सिंपली कोई आइडिया यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। एट दिस लेवल द लर्नर इज़ मिसिंग द पॉइंट, ठीक है? जो एग्ज़ैक्ट पॉइंट है, जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो मिसिंग है यहाँ पर। इनकम्पिटेंट होता है यहाँ पर स्टूडेंट, नथिंग नॉन अबाउट द सब्जेक्ट और टास्क, यानी जो भी चीज़ वो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, ठीक है? सिंपल ये प्री स्ट्रक्चरल स्टेज है। इस एक पॉइंट को माइंड में रखिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्री स्ट्रक्चरल स्टेज क्या है, कि इसमें आपके पास कोई आइडिया नहीं है और जो आपको टॉपिक या कोई फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट या टास्क अगर पता भी है तो उसके बारे में जस्ट ये पता है कि ये करना है या उसका टाइटल पता है, ठीक है? लेकिन आपको कुछ भी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, आप बिल्कुल इनकम्पिटेंट है उस टास्क को सॉल्व करने में। क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आप दरमियान में डिस्टर्ब किया। मैंने ना ये लिंक दूसरे ग्रुप में भी शेयर किया है, तो अच्छा स्टूडेंट्स को ऐड कर दीजिए, क्या कोई आ जाए ना हो जाए तो। अच्छा, ऐड मैं कर रही हूँ। मैं खुद परेशान हो रही थी कि बहुत सारे अननोन लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा पता शायद हो सकता है वो उसी ग्रुप में शामिल होने की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, नहीं वो मैंने दूसरे ग्रुप में शेयर किया लिंक। ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है सर। ओके स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्ड करें कि प्री स्ट्रक्चरल क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ओके। यस मैम, क्लियर। ओके नेक्स्ट है यूनि स्ट्रक्चरल। यूनि स्ट्रक्चरल का जो सिंबल आपके सामने शो हो रहा है उसे गौर से देख लें, जस्ट वन को ये कर रहा है, ठीक है? वन मीन्स जस्ट एक, ठीक है? यहाँ पर जो आपका होगा टॉपिक या कोई आइडिया वो जस्ट वन होगा, सिंगल आइडिया, ठीक है? और ये लाइन भी आप जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसे भी देखें, आई हैव वन रेलिवेंट आइडिया अबाउट, ठीक है? जो भी आपको टॉपिक बताया गया है जो कि प्री स्ट्रक्चरल स्टेज में फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको बताया गया आज ये पढ़ाना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है बिग सोलो जो है बिग्स एंड कॉलिस ने 1982 में दिया था, ठीक है? तो आपको जस्ट इसके बारे में इतना इंट्रोडक्शन ये पता चल गया है कि इसको किसने दिया था। तो ये वन आइडिया जो है ये यूनि स्ट्रक्चरल स्टेज पे इस वक्त आप आ चुके हैं। वन रेलिवेंट एस्पेक्ट इज नॉन, सिर्फ एक एस्पेक्ट पता होता है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको। वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज पिक्ड अप एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इज डिसकनेक्टेड एंड लिमिटेड, यानी कि स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है? कोई कनेक्शंस नहीं बना पा रहा है वो क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही आइडिया है। डिसकनेक्टेड मीन्स यहाँ पर यही है कि किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसके माइंड में, किसी इंफॉर्मेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि जस्ट एक आइडिया है, ठीक है? आर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट, ये बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वर्डिंग्स डिफरेंट हैं ताकि आपके सामने जो भी वर्डिंग या जिस वे में भी बात हो तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? ओनली वन आइडिया, सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है? यूनि स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर ये दो मैंने आपको बताया था, सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल है और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी कहा जाता है। नो रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स और आइडियाज़, वही डिसकनेक्टेड रिलेशन मतलब आइडियाज़ हैं कोई क्योंकि सिंगल आइडिया है इसलिए कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं मिलता। ओके अब हम आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ जो कि है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल में अब आप देख लें कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट शो कर रहा है, ठीक है? एक से ज़्यादा जहाँ पर सिंगल था,
सिंगल आइडिया था, सिंगल लाइन थी, वो शो कर रहा था यूनी को, ठीक है, यूनी स्ट्रक्चरल को, और यहाँ पर अब मोर देन वन है, तो मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज है। ये पिक्चर देख के ही आइडिया आपको हो रहा है कि आई हैव सेवरल आइडियाज अबाउट, ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा आइडियाज हैं। Several aspects of the task are known, but their relationships to each other and the whole are missed. यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को एक चीज़ के बारे में आइडियाज़ तो मिल गए हैं काफ़ी, लेकिन अब उनके बारे में काफ़ी यानी उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल, सोलो से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो सोलो है वो बिग्स एंड कॉलिस ने 1982 में दी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको ये पता चली कि इसमें इतनी स्टेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद उनके नाम भी पता चल गए आपको, ठीक है। अब आप उन्हें कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अब जो आपको स्टेजेस या लेवल्स के नाम पता चले हैं, अब उनके बारे में नहीं जानते आप। आपको नहीं पता प्री स्ट्रक्चरल क्या होता है, यूनी क्या है, मल्टी क्या है, तो इस वजह से आप उस इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे और फिर सोलो को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सोलो का कॉन्सेप्ट ही है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, तो इसी वजह से वो प्री से यूनी की तरफ जा रहे हैं, यूनी से मल्टी स्ट्रक्चरल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि इसका पर्पज़ ही क्या है, आप उन्हें इसी वजह से आप उनके लेवल्स को आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, रिस्पॉन्स विद मल्टीपल अनरिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। अनरिलेटेड यानी जहां पर भी नो रिलेशन की बात होगी वो मल्टी स्ट्रक्चरल होगा, लेकिन आइडियाज मल्टीपल ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। यूनी स्ट्रक्चरल में वन आइडिया, नो रिलेशनशिप, नो कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मल्टी स्ट्रक्चरल में मल्टीपल आइडियाज बट नो रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा जी, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर टू मल्टी स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स दैट द स्टूडेंट नोज अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दिस टॉपिक बट इज अनेबल टू लिंक देम टुगेदर। क्लियर है ये नोट में उसी इन्हीं बातों को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका मतलब ये है, इन दोनों में फ़र्क ये है यूनी में और मल्टी स्ट्रक्चर में, कि उनके पास जो स्टूडेंट है उसके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है एक टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनल। अच्छा जी, जो इसका ये लेवल है, ये लेवल जो है, अब ये डीप लेवल पर हम आ गए हैं। डीप लेवल में क्या है कि यहाँ पर अब आप देखें एक से ज़्यादा आइडियाज़ दिखाए गए हैं आपको, लेकिन उनके दरमियान जो ये इमेज है ये कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारे पास मज़ीद इंक्रीज़ कर रही है। आई हैव सेवरल आइडियाज़ अबाउट, ये वाली चीज़ सेम वही मल्टी स्ट्रक्चरल वाली आ गई है, लेकिन अब नेक्स्ट लाइन जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर रही है मल्टी स्ट्रक्चरल से। आई कैन लिंक देम टू द बिग पिक्चर, ठीक है। अब उनको वो लिंक करके एक होल आइडिया क्रिएट कर सकता है, ठीक है। The aspects are linked and integrated and contribute to a deeper and more coherent understanding of the whole, ठीक है। अब डीप डीप लेवल से इसी वजह से कहा जाता है कि अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन जो अलग अलग वे में सेवरल आइडियाज हमारे पास थे, अब हमने उनको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और अब हम उन्हें एज अ होल अंडरस्टैंड करेंगे। The student may understand relations between several aspects and how they might fit together to form a whole, ठीक है। सेम वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि सेवरल एस्पेक्ट्स को रिलेशनशिप अब वो अंडरस्टैंड करने लग जाएगा और फिर उसको उन तमाम आइडियाज़ को इकट्ठा कर लेगा। The learner's response demonstrate an understanding of the topic by being able to join all the parts together. Points presented in a logical related answer, ठीक है। यानी जब वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो लॉजिकली अब उस जो भी आंसर्स हैं उन्हें लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएगा। अब उनसे कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा, अब वो इजीली बता सकेगा कि मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब क्या था और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे आके स्टूडेंट की क्या सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि हमारा फाइनल स्टेज है, जहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं स्टूडेंट की डेवलप होती हैं, वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल।
इसमें आप देखें, अब ये कॉम्बिनेशन है प्रीवियस ऑल का। कैसे कि इनके पास सेवरल आइडियाज़ हैं, ये 3 लाइन सेवरल आइडियाज़ को शो कर रही हैं। उसके बाद उनके दरमियान वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, और उसके बाद कुछ न्यू इनोवेटिव वे में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे है, आई हैव सेवरल आइडियाज अबाउट मल्टी स्ट्रक्चरल, आई कैन लिंक देम टू द बिग पिक्चर। रिलेशनल, रिलेशनल रिलेट से मिला है, ठीक है, यानी अब वो इंटर रिलेट कर पा रहे हैं। आई कैन लुक एट दीज आइडियाज इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। अब इसकी सिंपल जो मैं एग्जांपल दूँ वो ये होगी, पहले हम चलें इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं जो हम प्रीवियस चलाते आ रहे हैं। The new understanding at the relational level is rethought at an other conceptual level। ये आपको पता हायर ऑर्डर स्किल्स भी कहलाती हैं, यहाँ पर डेवलप होती हैं, और उसके अलावा एक कॉन्सेप्चुअल लेवल कहलाता है, ठीक है। जिन 3 सरफेसेस 3 लेवल्स में डिवाइड किया था इन तमाम स्टेजेस को, वो 3 लेवल्स यही थे, सरफेस लेवल, डीप लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो सबसे लास्ट में ये कॉन्सेप्चुअल लेवल में एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आता है। Look at in a new way and used as the basis for prediction, generalization, reflection और creation of new understanding। यानी अब यहाँ पर हमने न्यू वे में सोचना है, कुछ न्यू प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट करना है, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर हो जाती है। वो कैसे, वो ऐसे कि एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आपने पिछले वाले में जो था रिलेशनल तक, आपने तमाम आइडियाज़ को रिलेट भी करना शुरू कर दिया था, उनको एक होल में कन्वर्ट भी कर लेते थे आप, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई, पूरा आपको सोलो का पता चल गया। अब एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल वो लेवल है जो बच्चे ने इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज गेन किया है, जो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, अब वो उसको अप्लाई करने के काबिल है या नहीं। अब अप्लाई कैसे करेंगे कि आप इस सोलो में जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, आप वो क्लासरूम लेवल पर जाकर स्टूडेंट्स में ऑब्ज़र्व करें, स्टूडेंट्स को देखें, इन लेवल्स को देखें, ठीक है? तो ये जो चीज़ें आ जाएँगी, ये अब आप और कुछ न्यू आपके माइंड में आ रहा है इन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, तो वो जो आपका न्यू जो आइडिया होगा, वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल को शो करेगा कि अब आप जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पहुँच गए, अब आप लॉजिकली सोचने लगे हैं, ठीक है? तो ये था सोलो टैक्सोनॉमी। इधर से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएँ? मैम कोई एग्जांपल आपने कोड थोड़ा लेके ऊँचा कोई बोलें एग्जांपल मुझे। से हम चलते, कोई एग्जांपल मैम कोई एग्जांपल लेके हम चलते ना। तो मैं एग्जांपल लेकर चल रही थी। आप ने बाद में तो ज्वाइन नहीं किया। मैंने एग्जांपल ली थी जब हम स्टार्ट किया था, मैंने प्री स्ट्रक्चरल से। तो प्री स्ट्रक्चरल जो है उधर आपको किसी भी किस्म का कोई आइडिया नहीं होता, तो आप उस टाइम उस स्टेज पे होते हैं जब टीचर आकर क्लास में आपको ये कहती है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको आके कहा आज हम सोलो टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, तो आपको अब ये टॉपिक तो पता चल गया सोलो टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, लेकिन आपको उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्री स्ट्रक्चर लेवल। अब मैंने यूनी पर स्ट्रक्चर लेवल पे आके आपको ये बताया कि जो होता है वो यूनिट स्ट्रक्चर पर मैंने आपको आके ये बताया कि जो लेवल होता है, असल में यहाँ पर थोड़ा साइड से कहीं से शोर आ रहा है मेरी, इसलिए तवज्जो इधर-उधर हो जाती है बोलते हुए। तो यूनी में जो स्टेज था वो ये था कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो सोलो टेक्सोनॉमी है ये बिग्स एंड कॉलिस ने रिप्रेजेंट की थी या इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आपके पास एक आइडिया आ गया, लेकिन वो एक आइडिया है सरफेस लेवल को शो कर रहा है आपके, यानी अभी आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मल्टी पे आए तो मल्टी पे मैंने आपको 2-3 आइडियाज़ दे दिए। मैंने आपको कहा कि बिग्स एंड कॉलिस ने रिप्रेजेंट की थी, 1982 में की थी, और इसके इतने स्टेजेस हैं, और इसके इसके जो लेवल्स हैं उनमें उन स्टेजेस को डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने इस तरह की इतनी सारी बातें आपको कर दी। अब उसमें क्या हुआ कि मल्टी स्ट्रक्चरल में आपको सेवरल आइडियाज़ तो मिल गए उस टॉपिक के बारे में, लेकिन अब आप उसको इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको ये नहीं पता अभी तक कि सोलो का पर्पस क्या था। इसलिए पर्पस ना पता होने की वजह से आप उन लेवल्स का भी, आपको नाम तो पता चल गया लेकिन लेवल्स का काम नहीं पता चल रहा। आपकी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सिर्फ सेवरल आइडियाज़ तक है, लेकिन उन आइडियाज़ को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
फिर हम आ गए रिलेशनल पर। तो रिलेशनल में क्या होता है कि आइडियाज़ भी होते हैं आपके पास और फिर आप उनको आपस में इंटीग्रेट भी कर पा रहे होते हैं और फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मतलब एक अलग-अलग पीसेस के बजाय एज़ अ होल कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप जो है मैंने अब आपको जो आइडियाज़ दिए थे, जिधर आप मल्टी उधर तक पहुँच गए थे मल्टी स्ट्रक्चरल तक। तो आपने क्या किया रिलेशनल में उन तमाम आइडियाज़ को अब मैंने आप लोगों को समझाया कि यूनी में ये होता है, प्री में ये होता है, मल्टी में ये होता है। तो अब आपके माइंड में बातें आपको समझ आने लगी। तो अब आप उन तमाम इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके आपने ये सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कि ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आपको आहिस्ता 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 सोलो टेक्सोनोमी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रही है। आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। तो आपने यानी एज अ होल ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई। अब आप आ गए एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट पे। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट पे क्या हुआ कि आपने हर चीज़ समझ ली है, ठीक है? आपको मेन कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, आपको आइडिया हो गया है कि सोलो टेक्सोनोमी का क्या मकसद है, सोलो टेक्सोनोमी क्या चीज़ हमें बताना चाह रही है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की या उसको एक किस्म का उसका एक्सपीरियंस करने की कोशिश की सोलो टेक्सोनोमी का कि आप स्टूडेंट को टीच करते हुए स्टूडेंट का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या वाकई वो सोलो टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ऐसे ही है। सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। कोई न्यू आइडिया आप उनके सामने रख के देखेंगे, फिर आप देखेंगे उन्हें जितना ज़्यादा समझाते जाएंगे वो उतना उसी स्टेज से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे। जब ये और फिर वाक़ई में ही ऐसा ही होता है तो आप एक मतलब आपके माइंड में यही चीज़ आती है कुछ मतलब कि रियल में ऐसा ही है या कोई और बात निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट माइंड में आता है तो वो आपकी क्रिएशन होगी, ठीक है? तो इस टाइप का कोई आउट ऑफ बॉक्स आपने सोचना है जो बात को आप ये समझ लें आउट ऑफ प्लेस सोचें, तो वो चीज़ें एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। क्लियर है? जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मेजरिंग टेक्निक्स जिनका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेजरिंग टेक्निक्स एक्चुअल में कौन सी होती हैं जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में यूज़ होती हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स होती हैं जो कि एज अ मेजरिंग टेक्निक यूज़ की जाती हैं। चेकलिस्ट होती हैं, पीयर अप्रेजल्स होते हैं और स्कोरिंग रूब्रिक्स होते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम मतलब मेजर करने के लिए स्टूडेंट को असेस करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब ऑब्जर्वेशनल टेक्निक जो है ये बेसिकली एक किस्म का इसे ओल्ड एज टेक्निक भी कहा जाता है कि हम जस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कुछ मतलब मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब ऑब्जर्वेशन कैसे कि आपको पता ये तो वो वाला वैसे ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स जो है वो मुझे थोड़ा-सा वो वाला सिस्टम लगता है नो पेन नो गेन। तो मीन्स के कोई एफर्ट नहीं डालनी पड़ती। आप जस्ट टाइम बचाने के लिए वो करने के लिए ऑब्जर्वेशनल टेक्निक को ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, नाम से पता चल रहा है कि जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो प्लेस है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ठीक है? वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती हैं, डन इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस, टाइम, प्लेस, ठीक है? एटसेट्रा आर प्री डिटरमिन्ड यानी हर चीज़ जो होती है वो प्री डिटरमिन्ड होती है। आप वो तमाम सिचुएशंस को उस टाइम पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो फुल फ्रीडम होता है, किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? इनके जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स ही आने चाहिए और कुछ ऐसा इसमें याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। स्टैंडर्डाइज़्ड ऑब्जर्वेशन आपको पता है स्टैंडर्डाइज़्ड चाहे टेस्ट हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसका मकसद ही होता है प्री प्लान्ड होते हैं और पहले से ही उसको जो है चेक किया जा चुका होता है, एनालिसिस हो चुका होता है, वो पहले से टेस्ट भी हो चुके होते हैं, तब हमारे सामने वो चीज़ आती है। इस तरह स्टैंडर्डाइज़्ड ऑब्जर्वेशन भी वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो पहले ही मतलब वो वैलिडेट कर दी गई हैं कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये फुली वैलिडेटेड है, फुली रिलायबल है। तो वो ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ये प्री प्लान्ड होती हैं
और अंडर एग्ज़ामिनेशन इन्हें ऑब्ज़र्व किया जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स के मतलब अंडर। नेचुरल ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशन है जो आप किसी रियल सिचुएशन में ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल आप रोड एक्सीडेंट को मतलब असल में आपके सामने रोड एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा है या जो भी है, तो वो जो उस टाइम पे जो आप चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन का पार्ट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती हैं? चेकलिस्ट आपकी प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स और आइटम्स है। ठीक है, यानी आपके जो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड्स होते हैं स्कूल की तरफ से, तो उन पे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं कि स्टूडेंट की नीटनेस के हवाले से क्वेश्चन होता है जो टीचर से पूछा जाता है, तो टीचर उसको फिल कर देता है। स्टूडेंट की अटेंडेंस के बारे में होता है, स्टूडेंट का बिहेवियर होता है, यस और नो या गुड एवरेज इस तरह पूछा हुआ होता है, तो स्टूडेंट उसे वो करता है। तो वही जो लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स है या आइटम्स हैं वो चेकलिस्ट कहलाती है। ठीक है, चेकिंग ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बिहेवियर बाय यस और नो, सिंपल चेकलिस्ट कहलाती है। पीयर अप्रेजल क्या होता है? पीयर नाम से ही पता है, साथ काम करने वाले या साथ एक ही सिचुएशन में रहने वाले पेयर कहलाते हैं। पेयर अप्रेजल जो है ये आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनका फीडबैक होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स रेट देयर पेयर्स ऑन द सेम रेटिंग डिवाइस यूज बाय द टीचर। अब फॉर एग्जांपल यही चेकलिस्ट है, अगर इनको आपके क्लास फेलो से ही फिल करवाया जाए, आपकी रिपोर्ट मांगी जाए, आपकी क्लास फेलो से आपके बिहेवियर पूछे जाए कि क्या ये इंटेलिजेंट है, क्या ये हार्ड वर्किंग है, क्या ये जो है झूठ तो नहीं बोलता, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उसके बिहेवियर्स के बारे में पूछा जाए, कोई चीज़ तो नहीं चुराता है क्लास में से, या जो है इरिटेट तो नहीं करता, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके ही साथी अगर उसे वो करें, यस और नो में रिस्पॉन्स करें, तो वो पीयर अप्रेजल कहलाती है। स्कोरिंग रूब्रिक्स क्या होते हैं? स्कोरिंग रूब्रिक्स आर वर्बल डिस्क्रिप्शंस ऑफ परफॉर्मेंसेस। ठीक है, सिंपली कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपने आंसर करना है इन्हीं चीज़ों में कि वो एडवांस लेवल पे है, प्रोफिशिएंट है, पार्शली प्रोफिशिएंट है। ठीक है, ये स्कोरिंग रूब्रिक्स कहलाते हैं, यानी आपके जो बिहेवियर्स या परफॉर्मेंस है ना उनको आपने स्कोर देने हैं। ये चीज़ें एक ही हैं, ये चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इनके जो नाम हैं वो मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, शामिल भी इसीलिए किए हैं कि स्कोरिंग रूब्रिक्स सुन के परेशान नहीं हो जाना, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक किस्म का एक चेकलिस्ट टाइप की चीज़ होती है, आपके बिहेवियर्स को ही ये समझ लें कि मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि मेजरिंग टेक्निक का पार्ट है। तो इसलिए इनके नेम्स और इनका जो वो है ज़रा डिफरेंट है, स्कोरिंग रूब्रिक्स, पीयर अप्रेजल एंड चेकलिस्ट। उसके बाद जो टॉपिक है रेटिंग स्केल्स, इनकी तरफ आते हैं। रेटिंग स्केल आपको नाम से पता चल रहा है कि ये भी मिलती जुलती चीज़ है, रेटिंग देना, रेट देना किसी भी चीज़ को। ठीक है, इट इज़ अ क्लोज एंड सर्वे क्वेश्चन that is used to evaluate how survey responders feel about a particular product or statement। लाजमी नहीं है प्रोडक्ट हो, ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, उस स्टेटमेंट के बारे में जो रिस्पोंडर है उसकी क्या फीलिंग्स है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स देगा उसके बारे में, फिर उसकी बेस पे आप इवेलुएट करेंगे। ठीक है, ये क्लोज एंडेड इसलिए होता है कि इसमें जस्ट आपने ऑप्शन दी होती हैं, उन्होंने उसी किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। रिस्पॉन्डर्स आर टिपिकली आस्क्ड टू चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि आपको ऑप्शंस की जो है पहले से जो है रेंज दे दी गई होती है। फॉर एग्जांपल जो है दो एक्सट्रीम्स होते हैं उसमें, एक्सीलेंट से टेरिबल, या आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी यूज़ होते हैं कुछ के किस टाइप के होते हैं, आप लोग क्वेश्चनेयर फिल करते होंगे, क्वेश्चनेयर में भी आपके सामने 4 से 5 कैटेगरीज़ दी हुई होती हैं, जिसमें एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो वो भी एक जो है 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, उनके दरमियान की जो रेंजेस हैं उन पर डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्डर क्या रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा जी, कुछ लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं यहाँ पर हम डिस्कस करें, जिन्हें स्केल ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। वो 4 हैं। नॉमिनल, आज मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ा रही हूँ
कि ये थोड़ा-सा छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, आगे बस जो कि मैं चाह रही हूँ कि आज हम ख़त्म कर लें और इसी वीक में मैं आप लोगों का टेस्ट भी ले लूँ इंशाल्लाह कल, यानी कि और फिर हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करें क्योंकि बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। अगर मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी तो आगे इतना थोड़ा-सा रह जाएगा कि वो मेरा ख़्याल है कि हमें कर लेना चाहिए अब ये कवर। अच्छा जी, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल्स आप जो उस टाइप का डाटा जो कैटेगरीज़ में और लेबलिंग के थ्रू आपको रिप्रेज़ेंट किया जाए, वो नॉमिनल स्केल्स कहलाते हैं। इनकी जो फर्दर डिस्क्रिप्शन है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगी इमेजेस में भी और आगे मैंने इन्हें इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑर्डिनल स्केल जो है वो इसमें डाटा जो है अच्छा इनमें तमाम लेवल्स में एक बात याद रखनी है आपने कि जो एक लेवल है वो प्रीवियस वन की भी क्वालिटीज़ को लिए हुए है, ठीक है? तो ऑर्डिनल, नॉमिनल वाली चीज़ें भी हैं यानी डाटा जो है वो कैटेगराइज़्ड होता है और लेबल्ड भी होता है, ऑर्डर्ड होता है और रैंक्ड होता है, ठीक है? ये न्यू वन जो चीज़ है इसमें आती है, लेकिन इसमें किसी किस्म के इंटरवल और गैप्स नहीं होते, ठीक है? जस्ट ऑर्डर्स में होता है कि अब जिस तरह आप 1 और 2 से दे देते हैं, ठीक है? ऑर्डर्स दे देते हैं, तो उस टाइप की ऑर्डर या रैंकिंग में इसे जो है डाटा को कैटेगराइज़ किया जाता है, लेकिन किसी भी किस्म के गैप्स या इंटरवल्स नहीं होते। इंटरवल स्केल में वो सारी चीज़ें होती हैं जो और नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में है, लेकिन जो इसमें यहाँ पर जो है वो होता है इंटरवल होता है, इवनली स्पेस्ड होते हैं एक फिगर दूसरे फिगर के साथ और जो है ट्रू ज़ीरो जो है यहाँ पर नहीं होता किसी भी किस्म का, यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी का आईक्यू लेवल है वो ज़ीरो है या जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो जो होती हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में मौजूद होती हैं यहाँ पर। अच्छा, नॉमिनल और ऑर्डिनल जो थी वो क्वालिटेटिव टाइप डाटा को शो करती हैं, ठीक है? वहाँ पर लेबलिंग और जस्ट ऑर्डरिंग हो रही होती है या रैंकिंग हो रही होती है। इंटरवल और रेशियो जो है ये क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करती हैं दोनों जो स्केल्स हैं। रेशियो स्केल में क्या है? रेशियो स्केल में कैटेगरीज़, लेबलाइज़ेशन सब कुछ शामिल हो रही होती है, ऑर्डर्स भी होते हैं, रैंकिंग हो रही होती है और जो है इवनली स्पेस्ड भी होती हैं वैल्यू, ठीक है? लेकिन इंटरवल में ट्रू ज़ीरो मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रेशो में ट्रू ज़ीरो वाली वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपसे कोई पूछे आपके पास कितनी मनी है, आप कहेंगे ज़ीरो, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कोई मनी नहीं है आपके पास। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो ज़ीरो को आइडेंटिफ़ाई करती हैं, ज़ीरो को इम्पोर्टेंस देती हैं, वो चीज़ें रेशियो स्केल्स में आ जाती हैं, ठीक है? तो इस ज़ीरो का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ की एब्सेंस को शो करना। अब यहाँ पिक्चर में देखें कि रेशियो ये नॉमिनल स्केल जो है, इसमें सिंपली बताया हुआ है कैटेगरीज़, ठीक है? यहाँ पर ऑर्डिनल में ऑर्डर्ड कैटेगरीज़ होती हैं, इंटरवल डाटा में, ठीक है? डिफरेंस होता है मेजरमेंट के दरमियान लेकिन कोई ज़ीरो में वैल्यू नहीं होती, ठीक है? यानी स्पेस है, गैप्स हैं बिटवीन डिफरेंट इंटरवल्स हैं, लेकिन किसी भी किस्म की ज़ीरो नहीं यहाँ पर लोकेट करता। रेशो में जो है डिफरेंस भी है, उसके अलावा ट्रू ज़ीरो एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? ये दोनों जो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल हैं, ये क्वालिटेटिव डाटा होता है, इनमें जो भी डाटा हम इन स्केल्स के थ्रू मेजर करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव ही होता है नेचर में। इसी तरह क्वांटिटेटिव में होता है, उन्हीं पर ही हम ये स्केल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, ऑर्डिनल स्केल इज़ अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल दैट present the answer in an ordered manner. The scale is presented in natural order but the intervals between the scales are not fixed. कैसे? अब ये एग्जांपल दे रहे हैं व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल विद कंप्यूटर्स, आपका लेवल क्या है, ठीक है? अब यहाँ ऑर्डर स्केल्स में इन्होंने रैंक दे दी है कि एक बेसिक लेवल होता है, एक नोविस होता है, एक इंटरमीडिएट, एक एडवांस्ड। तो इनमें से आपने अब जो है इन्हीं ऑर्डर्स को, इन्हीं रैंक्स को देखते हुए आपने आंसर देना है, ठीक है? ये बहुत बेसिक ये स्लाइड्स हैं, एग्जांपल्स यहाँ पुट की गई हैं, ये आप खुद भी स्टडी करें तो अंडरस्टैंड कर लेंगे। इंटरवल स्केल हैज़ सिमिलैरिटीज़ टू एन ऑर्डिनल स्केल. The question answers also follow an innate order, but they contain an equal and meaningful value between the intervals.
ठीक है? यहाँ पर जो है इंटरवल्स इंक्लूड होते हैं, होते ऑर्डर्स ही हैं, रैंकिंग ही है यहाँ पर भी, लेकिन इंटरवल्स इंक्लूड होते हैं। वो कैसे? क्या आपको पता है कि वेरी सैटिस्फाइड से समवट सैटिस्फाइड तक क्या मतलब डिफरेंस है? ठीक है? क्या इंटरवल है? वेरी सैटिस्फाइड में क्या फ़र्क है और समवट सैटिस्फाइड में क्या फ़र्क है? तो ये वाला जो गैप है, ये चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये चीज़ जो है आपको आइडिया है कि वेरी सैटिस्फाइड से समवट सैटिस्फाइड में जो है इंटरवल वो इक्वल है। इसी तरह समवट से neither satisfied nor dissatisfied में, और फिर somewhat unsatisfied एंड देन वेरी अनसेटिस्फाइड में एक इंटरवल शो हो रहा है। अच्छा जी, जब आप कोई सर्वे जो है कंडक्ट करने जाते हैं तो 4 टाइप के रेटिंग स्केल्स हैं, वो आपके सामने आते हैं। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होता है, ग्राफिकल होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके अलावा कंपैरेटिव रेटिंग स्केल होता है। बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल नाम से पता है आपको कि इन नंबर्स, ठीक है? किसी भी किस्म के वर्ड्स नहीं यूज़ करते, नंबर्स में आप रेटिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है रेटिंग स्केल सबसे सिंपल और कॉमन टाइप है रेटिंग स्केल की। अच्छा, ये रेटिंग स्केल क्या होता है? इस रेटिंग स्केल में ये होता है कि आपने जस्ट नंबर्स में बताना है, ठीक है? आपने किसी चीज़ को रेट करना है। सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है? इस टाइप की आपसे चीज़ें पूछी जाएँगी जिसमें आपने सिर्फ नंबर्स ही देना है। उसके बाद है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक नाम से पता चल रहा है कि अब इसके एग्ज़ाम्पल में इन्होंने कहा लिकर्ट स्केल होता है, ठीक है? जिसमें जो है आपके सामने जो है नंबर्स या वर्ड्स में रिस्पॉन्स रख दिए जाते हैं और आपने उसमें से कोई सा एक जो है उसको आप सेलेक्ट करते हैं और ये एक टेबल और मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, इसलिए इसे ग्राफिक रेटिंग स्केल कहा जाता है। इसमें कोई तस्वीर नहीं होती, बस ये जो टेबल फॉर्मेट में होता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है, शो कर रहा होता है, वो ग्राफिक में आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल जो होता है वो जस्ट जो है डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है? इसमें किसी किस्म की नंबरिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना होता है सिंगल वर्ड को चूज़ करके। फॉर एग्जांपल, हाउ हैप्पी वर यू विद आवर सर्विसेज, ठीक है? आप हमारी सर्विसेज से कितने खुश हैं? तो आपने आंसर देना होता है अनहैप्पी, न्यूट्रल, हैप्पी, इनमें से कोई। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आप अपने आंसर को या अपनी फीलिंग्स को, तो वो चीज़ डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल कहलाती है। कंपैरेटिव रेटिंग स्केल नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन, दो चीज़ों को एक कंपैरिजन को रेट आउट करें आप, तो वो चीज़ कंपैरेटिव रेटिंग स्केल कहलाती है। इसके सिंपल एग्जांपल इन्होंने लिखी हुई है कि a researcher employs a point of comparison like McDonald's to compare with a different fast food restaurant like Burger King, ठीक है? अब दो रेस्टोरेंट्स का आपस में जो है कंपैरिजन जो चीज़ वो कर रही है वो कंपैरेटिव रेटिंग स्केल कहलाती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर सिस्टमैटिकली केप्ट नोट्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन of individual students' behavior, skills, attitudes in the classroom, and it relates to the outcome in the program of studies. अब ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ये टीचर प्रिपेयर कर रहा होता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को, ठीक है? स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को देख के और उनके स्किल्स को, उसके क्लासरूम में जो एटीट्यूड्स हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक किस्म का ये समझ लें आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और इस बेस पे भी स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल हमने क्लास के जो है जीआर या सीआर सेलेक्ट करने हैं, तो हम उनके बिहेवियर्स, हम उनके एटीट्यूड्स, उनके परफॉर्मेंस, उनकी स्किल्स को देखते हुए ही सिलेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें एनेक्डोटल का पार्ट्स होती हैं। यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो हेल्प आउट करता है हमें ऐसे जो होते हैं सिलेक्शन जो डिसीजंस होते हैं वो लेने में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर ब्रीफ नोट्स टीचर्स टेक एज दे ऑब्जर्व चिल्ड्रन, ठीक है? पोर्टफोलियोज। मैम फॉर एग्जांपल एनेक्डोटल रिकॉर्ड की कोई एग्जांपल दे दें। अच्छा, एग्जाम्पल करूँ मैं? मैंने एग्जाम्पल आपको दी है ना, आपने फॉर एग्जाम्पल क्लास में से कोई मॉनिटर सेलेक्ट करनी है, ठीक है? ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स में वहाँ पर ऐसा है। वहाँ पर अगर रेगुलर भी नहीं है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा, तो आप ये भी देखें कि वहाँ पर स्टूडेंट की जो टेस्टिंग वगैरह होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है?
वो तो स्टूडेंट्स के स्किल्स में आ गए। उसके अलावा स्टूडेंट की जो अटेंडेंस होती है, स्टूडेंट का जो हो गया क्लासरूम बिहेवियर होता है कि पूरे साल किसी भी किस्म की कंप्लेन नहीं मिली स्टूडेंट की तरफ से, ठीक है? स्टूडेंट के बिहेवियर एटीट्यूड से तमाम की बेस पे आप कहते हैं कि जी आपसे पूछा जाए कि अपनी क्लास में से एक मॉनिटर आपने डिसाइड करनी है, मुझे नाम दें। प्रिंसिपल की तरफ से आपको कहा जाता है। तो आप जो चीज़ें स्टूडेंट में आप ज़ाहिर-सी बात है सारी क्वालिटीज़ स्टूडेंट में ऑब्ज़र्व करती हैं। तो अगर आपके पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, आपके पास मौजूद होंगे, आप वक़्तन-फ़वक़्तन उनको ऑब्ज़र्व करती रही थी और पॉइंट्स नोट करती रही थी या नोट्स मेंटेन करती रही थी, तो आप उसको स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये स्टूडेंट बेस्ट है, तो इसका जो है इसे मॉनिटर बनाएँ। तो इस टाइप के काम के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड यूज़ होता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में पीटीएम्स रखे जाते हैं जब, तो पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें हेल्प आउट करता है, टीचर को भी, प्रिंसिपल को भी, कि वो पेरेंट के सामने सारी स्टूडेंट की सिचुएशन या सब कुछ रख सकें और वो जवाबदेह हों ईज़िली कि स्टूडेंट इस बार पोज़ीशन क्यों नहीं ले सका, क्योंकि उसकी ये सिचुएशन थी, ये बिहेवियर्स थे, ये एटीट्यूड्स थे। समझ आ रही है? जी मैम। ओके। नेक्स्ट है पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मोस्टली मिक्स अप हो जाते हैं, तो इन्हें मिक्स मत करिएगा, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोस्टली ये मिक्स अप कर देते हैं स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन समटाइम जो कोई क्वेश्चन आता है, इनमें से किसी के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शंस में ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है? रिस्पॉन्सेज़ में, ताकि आप लोग इसी वजह से कन्फ्यूज़ हों कि क्या है। तो पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लर्नर वर्क, ठीक है? पोर्टफोलियो जो होता है एक्चुअल स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है ना, वो सारी चीज़ें पोर्टफोलियो होती हैं। फॉर एग्जांपल उसको कोई असाइनमेंट्स दी गई हैं, ठीक है? किसी किस्म ये वर्कशीट्स होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों से वर्कशीट्स ली जाती हैं, वक्त बच्चों से करवाया जाता है काम ना वर्कशीट्स पर, तो वो एक फाइल में मेंटेन हो रही होती है, वो स्टूडेंट की पोर्टफोलियोज होते हैं। बच्चों के टेस्ट होते हैं, बच्चों ने कोई क्लासरूम में आर्ट एक्टिविटी करवाई गई है तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड में सेव होती है, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग में हम जाते हैं तो हमारे सामने वो एक फाइल भी करते हैं जिसमें बच्चों की सारी वर्कशीट्स और वो चीज़ें होती हैं, वो पोर्टफोलियोज कहलाती हैं, ठीक है? ये हेल्प आउट करती हैं पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट की जो वो है वर्क है उसको देखने में। और जो वो चीज़ होती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं, वो टीचर को ज़्यादा हेल्प आउट करता है, क्योंकि टीचर ने वो पेरेंट को दिखाने नहीं होते हैं, वो टीचर ने डिस्कस करने होते हैं पेरेंट के साथ। तो वो पॉइंट्स होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, जो फॉर एग्जांपल इस टीचर डिस्कस करना चाह रहा है पेरेंट्स का, तो टीचर की स्टडी के लिए नोट्स होते हैं। और ये पोर्टफोलियोज जो हैं ये स्टूडेंट का वर्क होता है सारा, जो वहाँ पर सेव रखती हैं एक फ़ाइल में उनकी, और वो एट द एंड वो शो भी करा देते हैं पेरेंट्स को, ठीक है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड फीडबैक्स फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स एंड counselors. On the other hand, portfolio is a simple file or case which is used to carry different papers and documents. ठीक है, समझ में आ गए? ये सारे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स होती हैं, और ये उनके स्टूडेंट ने जो वर्क किया है अपने पूरे एकेडमिक ईयर में, वो उन तमाम का रिकॉर्ड जो होता है वो पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है? अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है असेसमेंट एंड वैल्यूएशन का, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं। अच्छा, इसका जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये उसमें भी यूज़ हो रहा है। हम लोग जो यूज़ करते हैं इसे, मैं बात भूल गई हूँ क्या कहने लगी थी। द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसे टीओएस के नाम से भी कुछ जगहों पे लिखा गया है, ठीक है? इसे ऑब्जेक्टिव में मोस्टली जो इसका ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं इसे। तो it is a tool used to ensure that a test or assessment measures the content and thinking skills that the test intends to measure, ठीक है? यानी आप स्टूडेंट्स को जो भी टेस्ट और असेसमेंट जो है मेजर करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आपने जो डिज़ाइन करना है, आप उसे सामने रखते हैं। ये एक टू वे चार्ट होता है, ठीक है? आपका जो कंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्टूडेंट का लेवल ऑफ लर्निंग है, जिस वे में आपने करना है, वो एक टू वे चार्ट के फॉर्म में आप प्लान करते हैं, ठीक है?
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को आप टेस्ट प्लान या टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, यानी आप किसी भी चीज़ की पहले से माइंड मैपिंग कर लेते हैं। अब यहाँ एग्जांपल दी हुई है आपको, ठीक है, कि एक साइड पे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हुए हैं आपने, फिर आपने यहाँ पर लेवल ऑफ लर्निंग्स किए हुए हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, ठीक है। तो और आपने लिखे हुए हैं कि आपने ये चीज़ें इस तरीके से अचीव करनी है, आपका एक किस्म का टेस्ट प्लान है, ठीक है। वो चीज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहलाती है, जिसमें आप कंटेंट को भी सामने रख लेते हैं और स्टूडेंट की थिंकिंग स्किल्स को भी सामने रखते हैं, और क्या आप अचीव करने जा रहे हैं वो चीज़ें सामने होती हैं। फिर आप स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट का सिर्फ पहला ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका, उसमें आपने सबसे पहले स्टूडेंट का जो है वो देखनी है, मेमोरी को चेक करना है, रिकॉलिंग एक्टिविटी चेक करनी है, उसके बाद उन्हें उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर उन्हें एप्लीकेशन कर पा रहे हैं यानी वो चीज़ें सिखानी है, देन एनालिसिस उसका कर पा रहे हैं यानी वो चीज़ें करनी है। तो इस टाइप का जो भी चीज़ हो वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। ये आपका एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। एंड तो वैसे कल आपकी असेसमेंट के बाद ही होगा ये, तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे।